नमस्कार, मैं हूँ परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं कपिल वस्तु पोस्ट। आज शख्सियत में ऐसे ही शख्स को इस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो मुंबई में बड़े ही कार बड़ा बहुत बड़े पैमाने पे कारोबार करते थे। लेकिन उनके दिल में क्या आया, उन्होंने सारा कारोबार छोड़ कर के यहाँ सिद्धार्थनगर जिले में अपना निवास बना लिया। ऐसी ही शख्सियत में हमारे साथ मौजूद है नईम खान। नईम खान जो यहाँ के एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। सर, क्या वजह रही कि आप बम्बई का कारोबार छोड़ कर के यहाँ पे आना पड़ा आपको? कई वजह है। सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि माँ-बाप को देखना था। फादर हमारे काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, तो चाहता था कि उनकी सेवा कर लूँ और ऊपर वाले ने बहुत बड़ा अच्छा मौका दिया, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली कि मैं उनकी सेवा कर सका। जब उनकी सेवा कर रहे थे तो थोड़ा-सा समय मिला, तो उससे थोड़ा-सा समाज सेवा से भी जुड़े और समाज सेवा में जैसे ब्लड डोनेट करना है, 100 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेट किया। लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया उनके धर्म के अनुसार। इस तरह से और बहुत सारे काम किए। काउंसलिंग किया हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े डिस्प्यूट वो मिटाने का। एक तो दूसरी वजह ये भी थी और तीसरी वजह एक और भी है। कई वजह एक साथ पड़ गई तो इसी वजह से मैं ये छोड़ के नहीं जा सका। जैसे राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, शहर में तो बारूदों का मौसम है, गाँव चलो वहाँ अमरूदों का मौसम है। तो गाँव में तो साफ-सुथरी हवा भी मिल रही है, अमरूद भी मिल रहे हैं, आम भी मिल रहे हैं। और कुछ शौक है मुझे पेड़-पौधे लगाने का, तो वो भी शौक भी पूरा हो रहा है। बहुत सारी वजह पड़ गई। सबसे मेन तो वजह थी कि हम अपने फादर की सेवा करनी। काफ़ी बुजुर्ग 90 प्लस होके फिर वो चले गए दुनिया से। लेकिन जब तक रहे मैं उनकी सेवा में रहा और सब भौतिकवाद ही नहीं सब कुछ होता है। एक समय आता है जब रुपए, पैसे, शहर सारी आर्टिफ़िशियल चीज़ों से तबीयत भर जाती है। तो चाहते हैं कि कुछ नेचर की तरफ भागा जाए। नहीं, एक बात आती है जैसे आजकल का जो ज़माना चल रहा है, बच्चे अपने माँ-बाप को ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। कितना तकलीफ होता है जब एक माँ-बाप के दिल पे बीता। आपने व्यापार छोड़ कर के आपको ये कहाँ से कैसी क्यों प्रेरणा मिली है कि आप इतना बड़ा टर्नओवर छोड़ के तो सिद्धार्थनगर इसमें में चले इसमें बच्चों की ही गलती नहीं है। थोड़ा-सा माँ-बाप ने बच्चों की परवरिश और तरबियत और उनको क्या सिखाया है और माँ-बाप से और बच्चों का कितना आंतरिक रिलेशन अच्छा है। तो हम अपना सुख ना देख के हम अपने माँ-बाप को सुखी देख के हम ज़्यादा सुखी महसूस कर रहे हैं। तो ये फीलिंग सब जगह नहीं आती है। पहले तो माँ-बाप में फीलिंग हो जो बच्चों को दिया उन्होंने। तो मेरे माँ-बाप ने कम खा के, कम पहन के हमें अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा माहौल बना के दिया। तो अब उनको ज़रूरत है तो उनको हम वृद्धाश्रम में हम कैसे डाल सकते हैं? हमें नींद नहीं आएगी अगर वो वृद्धाश्रम में रहे। तो सबसे पहला तो प्रेफ़रेंस तो हमें यही देना है कि उन्होंने जो हमें सिखाया, हम अब अगली पीढ़ी को ये सिखाएँ। आखिर मेरा बेटा भी तो है, वो देख रहा है कि मैंने माँ-बाप के साथ क्या किया। तो उसमें से अगर कुछ परसेंट भी वो रिपीट करना चाहेगा वो देख के, तो समझ लो हमारी मेहनत कामयाब रही। तो हमारा अपना तो इसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी है ना, कि अपने माँ-बाप के लिए किया, तो उन्होंने मेरे लिए किया था तो थोड़ा-सा मैं उनके लिए किया। और फिर बच्चे को भी दिखाना था कि बच्चा देख ले, वो भी थोड़ा-सा ट्रेन हो जाए कि आखिर हम भी तो अब बूढ़े हो रहे हैं। तो अगर वो उसने कुछ भी किया मुझे वृद्धाश्रम में नहीं रखा, तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत वसूल हो गई। नहीं, एक ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जैसे इन लोगों को प्रेरणा मिली आपको, आपने अपने माँ-बाप की सेवा की। हुँ। जैसे अब ये जो बच्चे अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं, तमाम अभी देखिए आपके सिद्धार्थनगर में वृद्धाश्रम में तमाम बूढ़े-बूढ़े लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो अपने बच्चों के लिए रोते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या करें वो, कि इसमें सुधारा जा सके समाज को? ये तो सुधारना तो बहुत मुश्किल काम है। तो पर्सन बाय पर्सन होता है कि आप कितने सेंसिटिव है, हसास कितने हैं माँ-बाप के लिए। और अगर आप हसास नहीं है तो आप वृद्धाश्रम में रखिए, कहीं भी रखिए। और कहीं-कहीं तो मजबूरी भी होती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं। तो उनको खाना भी नहीं मिले, दवा भी नहीं मिले, तो उससे अच्छा वृद्धाश्रम में कम से कम कोई देखने वाला तो है। या वहीं कुछ और वृद्ध मिल गए तो उनसे बात भी कर सकें। तो अब ऐसा कुछ तो था नहीं मेरे साथ में। मेरे साथ में तो ये था कि मैं अपना कारोबार कर रहा था। तो इतना सिक्योर ज़िंदगी थी कि हमें ऊपर वाला और दे रहा है।
और देता जा रहा है कि हमारा पेट भरता रहे, कपड़ा हमें मिलता रहे। तो बहुत ज़्यादा की हमें ख्वाहिश नहीं थी। हमें तो सिर्फ़ यही था कि हम अपने माँ-बाप के लिए हम कुछ कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। आपकी एक दूसरी और पहचान है, हुँ, ब्लड डोनेट करना, हाँ, लावारिस लाशों का क्रियाक्रम करना। ये अ, कहाँ से आपके दिमाग में ये चीज़ें आई कि मैं ये चीज़ समाज के लिए कर सकता नहीं अब यहाँ पे ज़्यादा था मैं स्टेडियम में स्पोर्ट्स के लिए बैडमिंटन खेलने के लिए मेरा पसंदीदा खेल बैडमिंटन है। तो स्टेडियम में जाते थे तो वहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस भी है। तो अक्सर वहाँ पे लाशें टुकड़े मिलते थे। कभी कुत्ता जो है पैर लेके जा रहा है, कहीं कुछ ले जा रहा है किसी का। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा कि आखिर किसी की औलाद है ये भी, किसी माँ ने ही उनको भी जन्म दिया होगा और इसकी ऐसी दुर्दशा हो ये देखा नहीं गया मुझसे। तो मौजूदा वहाँ पे कप्तान साहब थे, उनसे मुलाकात की मैंने, डीएम साहब से मिले, उनसे परमिशन ली मैंने। हमने कहा कि आप लोग करिए, नहीं करते हैं। तो बहुत सारी मजबूरियाँ उन्होंने बताई। हमने कहा ठीक है तो आप परमिशन दें, मैं करता हूँ। तो इस तरह से मैंने फिर शुरुआत की लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार का। तो ऐसे चलता रहा। था? ब्लड डोनेट वाला? और ब्लड डोनेट का भी लोग परेशान रहते हैं और देखता हूँ दलाल लोग हैं वो उनका दोहन करते हैं और फिर गलत-सलत और पुराने वो भी दे देते हैं। तो हमने कहा कि भाई और मैंने पढ़ा भी और सबसे बड़ा तो मेरे साथ जो हादसा हुआ कि किसी ने मुझसे कहा कि तुम ब्लड देते हो, तो पता नहीं किसको दिया जाए। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे धर्म वाले को ही दिया जाए। तो हमने कहा ये बात तो मुझे लगी। फिर मैंने इसके ऊपर पढ़ना शुरू किया, मालूमात इधर-उधर से इकट्ठी की। तो ये पता चला कि आप अगर एक इंसान की जान बचाते हो तो समझ लो कि पूरी इंसानियत की आप जान बचा रहे हो। वहाँ पे